Hello students, now the last topic of this section third, and the topic is free modules. ये हमारा सेक्शन का लास्ट टॉपिक है, फ्री मॉड्यूल्स। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। अभी ये सारी चीज़ें आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, किसी भी ग्रुप के एलिमेंट के ऑर्डर को हम कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है। किसी भी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, ग्रुप का ऑर्डर होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। उस ग्रुप सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे दैट गिव्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, दैट गिव्स द ऑर्डर ऑफ द सेट। उस सेट में कितने एलिमेंट है। अब बात आती है कि उस सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर क्या होता है। तो देखिए जरा, लेट जी बी अ ग्रुप लिया हमने। We say A belongs to G is of order n, which is least positive integer such that A raised to power n equal to E. E is identity. ये डिपेंड करेगा कि अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है देन द वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1। नाउ यू आर वेरी मच फैमिलियर विद दिस। और अगर ऑपरेशन अगर एडिशन का है तो दिस ई इज इक्वल टू 0। तो किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर को हम कैसे डिफाइन करते हैं। किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। लीस्ट पॉजिटिव, पहली बात वो लीस्ट पॉजिटिव होगा। दूसरी बात दैट मस्ट सेटिस्फाई दिस रिलेशन। अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है तो ए रेस्ट पावर एन इक्वल टू ई होना चाहिए। अगर ऑपरेशन जमा का है तो ये कुछ एन इंटू ए इज इक्वल टू ई होना चाहिए। मतलब आप कम से कम ए को कितनी बार जमा करें, एन ए का मतलब यहाँ पर आप ए को जो वो एन टाइम्स ऐड कर रहे हैं, इस ए को कम से कम कितनी बार जमा करें ताकि आइडेंटिटी बने, मतलब 0 बने। और यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि इस ए को कम से कम कितनी बार गुणा करें, मल्टीप्लाई करें ए से ही ताकि 1 बने। ठीक है, जैसे -1 का ऑर्डर देखिए जरा, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको। देखो जरा, मैंने एक सेट लिया है यहाँ पे, आई एम टेकिंग सेट दिस 1 -1 एयोटा एंड माइनस एयोटा, एंड आई थिंक यू आर वेरी मच फैमिलियर विद दिस सेट। दिस इज ए ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये सेट जो होता है ये ग्रुप होता है अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एक चीज़, दूसरी चीज़, दिस इज फाइनाइट सेट। अब मेरी बातें जरा ध्यान से सुन लेना, मैं जो बोल रहा हूँ। नंबर 1, ये फाइनाइट ग्रुप है अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नंबर 2, इस ग्रुप का जो ऑर्डर है दैट इज इक्वल टू 4। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह आती है कि कभी भी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को एक्सीड नहीं करता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस ग्रुप का ऑर्डर 4 है तो इसके एलिमेंट का ऑर्डर एट द मैक्सिमम 4 होगा, लेकिन कभी भी 4 को एक्सीड नहीं करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अदरवाइज इन तमाम एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होगा दैट इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। मतलब इन एलिमेंट्स का ऑर्डर या तो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर होगा, अदरवाइज हमेशा उससे छोटा होगा। अब जैसे ऑर्डर कैसे डिफाइन किया, नाउ ऑपरेशन इज अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ग्रुप इज अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने एलिमेंट का ऑर्डर कैसे डिफाइन किया। हमने बोला कि एक ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसके तहत, जैसे 1 का ऑर्डर निकालना है तो 1 का ऑर्डर तो 1 ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 1 रेस्ट टू पावर 1 इज इक्वल टू 1। अब -1 का ऑर्डर क्या होगा। -1 का ऑर्डर कैसे डिफाइन किया, इस -1 को मैं कम से कम कितनी बार गुणा करूं, -1 को मैं कम से कम कितनी बार गुणा करूं, सिंपल भाषा में अगर बात करूं, इस -1 को मैं कम से कम कितनी बार गुणा करूं ताकि 1 मिले। क्योंकि हम ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का लगा रहे हैं तो आइडेंटिटी 1 आनी चाहिए। ऑपरेशन अगर जमा का लगाएंगे तो आइडेंटिटी आपकी 0 आनी चाहिए। तो -1 को कम से कम कितनी बार गुणा करें, 2 बार, दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब -1 का ऑर्डर हो गया 2। हालांकि -1 की पावर 4 भी 1 है, -1 की पावर 6 भी 1 है, -1 की पावर 8 भी 1 है, बट दे आर नॉट लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। लीस्ट पॉजिटिव कौन है, 2। तो जो लीस्ट पॉजिटिव होगा दैट इज द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। अब इसकी फर्दर खासियत क्या होती है कि ये फर्दर -1 की पावर 4 इक्वल टू 1, -6 की पावर 4 इक्वल टू, -1 की पावर 8 इक्वल टू 1। अब इस ऑर्डर की खासियत क्या होती है कि दिस ऑर्डर ऑलवेज डिवाइड्स द नंबर्स जिसके तहत ये एलिमेंट आइडेंटिटी दे रहा है। तो जिन पावर्स के तहत ये एलिमेंट आइडेंटिटी दे रहा है उन तमाम पावर्स को ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसको आपने ऑर्डर बोला वो हमेशा उनको डिवाइड करता है। ठीक है जी। अब देखो जरा अयोटा को देखते हैं, अयोटा का ऑर्डर देखिए जरा क्या होता है। 1 का ऑर्डर तो 1 ही आया, -1 का ऑर्डर 2 आ गया। अयोटा का देखते हैं, अयोटा का ऑर्डर देखते हैं क्या है, क्या बोला, ऑर्डर की डेफिनेशन क्या दी। इस अयोटा को हम कम से कम कितनी बार गुणा करें या ऐसी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इस पावर में मिल जाए जिसके तहत अयोटा की वो पावर 1 बन जाए। तो देखते हैं जरा, अयोटा की पावर 1
अयोटा अयोटा की पावर 2 -1 अयोटा की पावर 3 माइनस अयोटा अयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। अयोटा की पावर 4 वन आई, ध्यान रखना। उसके बाद अयोटा की पावर 8 वन आएगी, फिर अयोटा की पावर 12 वन आएगी। तो लीस्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा मिल रहा है? 4। इसका मतलब अयोटा की पावर 4 वेयर 4 इज लीस्ट एंड दिस रिजल्ट गिव्स 1, सो दिस 4 इज ऑर्डर। या सिंपल भाषा में बात करें, इस अयोटा को कम से कम कितनी बार मल्टीप्लाई करें अयोटा से ही, ताकि उसकी वैल्यू 1 आए। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, सिंपल। और फिर दोबारा वही जो फर्दर नंबर मिलेंगे आपको पावर्स में, जिसके तहत अयोटा की पावर जो 1 के बराबर आ रही है, उन तमाम पावर्स को ये नंबर हमेशा, ये ऑर्डर हमेशा डिवाइड करेगा। ये थ्योरम में बेसिकली। वैसे माइनस अयोटा का देखो जरा ऑर्डर, माइनस अयोटा की पावर 1 इज माइनस अयोटा की पावर 2 इज -1, माइनस अयोटा की पावर 3 इज अयोटा, माइनस अयोटा की पावर 4 इज 1। अगेन द ऑर्डर ऑफ माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4। ठीक है जी। तो अयोटा का ऑर्डर भी 4 आ गया, माइनस अयोटा का ऑर्डर 4 आ गया, 1 का ऑर्डर 1 आया, -1 का ऑर्डर 2 आया। सो दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट ऑफ एनी ग्रुप। तो उसके बाद जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है, जैसे ए एलिमेंट है तो ए एलिमेंट का ऑर्डर जो है दैट इज इक्वल टू एन। जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ढूंढा दैट इज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। उसके बाद नोट, इफ द कॉम्पोजिशन इज टेकन अंडर एडिशन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की आपके साथ कि अगर ऑपरेशन आपका एडिशन का है तो ए रेज़ टू पावर एन इज ट्रीटेड एज एन ए रेज़ टू पावर एन इज ट्रीटेड एज एन ए, एंड द मीनिंग ऑफ एन ए इज वी आर एडिंग दिस ए एन टाइम्स, मतलब ए प्लस ए प्लस ए प्लस सोन अप टू एन टाइम्स इज इक्वल टू ए। अगर ऑपरेशन एडिशन का है तो एन इंटू ए ई होना चाहिए, अगर गुणा का है तो ए रेज़ टू पावर एन ई होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद इफ देर इज नो पॉजिटिव इंटीजर एन, और अगर आपको ऐसा कोई इंटीजर मिलता ही नहीं है, ऐसा कोई एन पॉजिटिव मिल ही नहीं रहा जिसके तहत ए रेज़ टू पावर एन इक्वल टू ई है, तो हम कहेंगे देन वी से ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट, या ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 0, या ऑर्डर ऑफ ए इज डज नॉट एग्जिस्ट। ऑर्डर ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। तो 3 चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ इनफाइनाइट शब्द यूज़ करेंगे। Either you use order of A is infinite, or you use order of A is 0, or you use order of A does not exist। कब? जब आपको ऐसा कोई n मिलेगा नहीं जिसके तहत a रेज़ टू पावर n इक्वल टू ई हो जाए या n a इज इक्वल टू ई हो जाए, तो उसको बोलेंगे द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इनफाइनाइट, या ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज 0, या ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। उसका बेसिस, ये भी आपने BSc लेवल पे देखा होगा। तो बेसिस की डेफिनेशन, अ सबसेट बी ऑफ एन आर मॉड्यूल कैपिटल एम। ध्यान रखिएगा, इस मॉड्यूल, इसका जिसको आप बेसिस बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो इस मॉड्यूल का सबसेट होगा। ठीक है, इस मॉड्यूल का ही सबसेट है जिसको हम बेसिस बोल रहे हैं। तो बोलता है कि इस आर मॉड्यूल का कोई भी सबसेट बेसिस कहलाएगा अगर, पहली कंडीशन नंबर 1, वो सेट लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब ये फिर ग्रेजुएशन लेवल की बातें हैं कि कोई भी सेट लीनियर इंडिपेंडेंट कब होता है। नंबर 2, इस कैपिटल एम का कोई भी एलिमेंट इस बी को जनरेट कर जाना चाहिए। कैपिटल एम का कोई भी एलिमेंट बी को जनरेट करने का मतलब ये हुआ कि कैपिटल एम के किसी भी एलिमेंट को अगर उठाएं तो इस बी के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए। अब लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जनरेशन जो है इसका मतलब क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहली बात कि कोई भी सबसेट मॉड्यूल का बेसिस कहलाएगा अगर नंबर 1 वो लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, नंबर 2 मॉड्यूल का कोई भी एलिमेंट उस सेट के एलिमेंट को जनरेट कर जाना चाहिए। ठीक है, जनरेट कर जाना चाहिए। उसका मतलब, उसका बोलने का मतलब यहाँ पर ये है कि मान लीजिए बी आपका है x1 x2 x3 सोन xn, ये ले लिया हम सेट m का। अब बोल रहा है कि ये बेसिस सेट कहलाएगा अगर नंबर 1 लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूव करने का तरीका क्या होता है, जिन वेक्टर्स को आपने लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूव करना है उसका पहले डिफाइन करो लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं, α1 x1 प्लस α2 x2 प्लस सोन प्लस αn xn इक्वल टू 0। सबसे पहले उसका लीनियर कॉम्बिनेशन डिफाइन किया। लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं, जो बेसिस सेट के एलिमेंट हैं वो देखने कितने हैं, जितने बेसिस सेट के एलिमेंट उतने कांस्टेंट डिफाइन करो, एक एक कांस्टेंट एक एक वेक्टर के साथ अटैच करो और अटैच करके उसको जमा कर दो। इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। अब हमने प्रूव करना कि ये वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट, तो हम क्या करेंगे, इस लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के बराबर ले लेंगे और 0 के बराबर लेने के बाद फिर प्रूव करेंगे ये तमाम कांस्टेंट्स α1 α2 सोन αn ये सारे के सारे 0 हैं। अगर सारे के सारे 0 हो गए देन भी से दिस सेट इज लीनियर इंडिपेंडेंट। अगर इन कांस्टेंट्स में से एक भी नॉन जीरो हो गया तो ये सेट हो जाएगा लीनियर डिपेंडेंट। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन हाउ टू प्रूव लीनियर इंडिपेंडेंट।
दूसरी कंडीशन है कि कैपिटल एम के किसी भी एलिमेंट को, जैसे मैंने मान लो मैंने कैपिटल एम में कोई एलिमेंट एक्स उठाया, तो दिस एक्स मस्ट बी इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स, मीन्स अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस सो ऑन प्लस अल्फा n xn। मतलब कैपिटल एम में आप कोई भी एलिमेंट अगर उठाएं तो दैट एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। इसको बोलते हैं हम दिस एक्स ऑफ एम जनरेट्स दिस कैपिटल बी, इसको बोलते हैं जनरेट। लीनियर, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है इसको बोलते हैं हम दिस एक्स ऑफ कैपिटल एम जनरेट्स कैपिटल बी। दिस इज द मीनिंग ऑफ जनरेटर। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हो गया कि किसी भी सेट को बेसिस सेट प्रूव करना, नंबर एक वो लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो सेट लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरी चीज़, मॉड्यूल के किसी भी एलिमेंट को इस सेट के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए, ऐसे बोल लो, या मॉड्यूल का कोई भी एलिमेंट इसको जनरेट करना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम बेसिस सेट सिंपल। ठीक है, अब उसके बाद आ रही है हमारे पास थ्योरम 38। लेट एम इज इक्वल टू आर की पावर एन। ध्यान रखिए, आर की पावर एन का मतलब दिस इज एन डायमेंशनल स्पेस। एन डायमेंशनल स्पेस का मतलब यहाँ पर आप जो भी एलिमेंट उठाएंगे वो एन टुपल टाइप का होगा, पहली बात, और उसका हर एक एलिमेंट कहाँ से आएगा, कैपिटल आर से आएगा, इस कैपिटल आर से आएगा। एक तो इसका मेंबर जो वो एन टुपल टाइप का होगा और हर एक टुपल जो वो उस कैपिटल आर से आएगा। कई बार हम बातें कर चुके हैं पहले, ये बी एन आर मॉड्यूल, ये आर मॉड्यूल दे रखा है ओवर आ रिंग विद यूनिटी, मतलब ये मॉड्यूल दे रखा है ओवर आ रिंग विद यूनिटी। तो हमने प्रूव करना, प्रूव दैट द सेट E1, E2, so on, En where Ei is the n tuple in which all components except ith are 0 and ith is 1। मतलब आपको बोलने का मतलब ये हुआ कि ये E1, E2, En ये जो एलिमेंट दे रखे हैं इनका करेक्टर कैसा है। E1 कैसा देखने में, E1 है देखने में 1, 0, 0, so on, 0। जैसे आप E1 की बात करें तो फर्स्ट टुपल 1 होगा, बाकी सारे टुपल 0 होंगे। जैसे E2 की बात करें तो उसका सेकंड टुपल 1 होगा, बाकी सारे टुपल 0 होंगे। मतलब E2 कैसा होगा देखने में 0, 1, 0, so on, 0 एंड so on। En कैसा होगा, nth टुपल n होगा और बाकी सारे टुपल 0 होंगे। मतलब ये कैसा होगा देखने में 0, 0, 0, 0, so on up to n। तो आपको ये E1, E2, En एक सेट दे रखा है जिसके हर एक एलिमेंट का करेक्टर क्या दे रखा है, उसकी ith पोजीशन 0। अगर Ei की बात करें तो ith पोजीशन 0 और सॉरी ith पोजीशन 1 और ith को छोड़ के बाकी सारी पोजीशनें 0। तो हमने प्रूव करना है कि ये जो सेट है E1, E2, En ये लीनियर इंडिपेंडेंट होता है। अब लीनियर इंडिपेंडेंट कब होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन बताई आपको। हमने प्रूव करना है कि ये सेट लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो क्या करेंगे, जितने इस सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं उतने आप कॉन्स्टेंट्स उठाएंगे, या फील्ड के एलिमेंट उठाएंगे, या फील्ड का काम कौन कर रहा है, रिंग। तो हमने क्या किया, यहाँ पर n एलिमेंट्स हैं तो n हमने कांस्टेंट उठा लिए। अब एक एक कांस्टेंट एक एक के साथ अटैच करके लीनियर कॉम्बिनेशन डिफाइन किया और उस लीनियर कॉम्बिनेशन को किया 0 के बराबर पुट। यही हमारा तरीका है लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूव करने का, कि जिनको लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूव करना है उनको पहले लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो, उस लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के बराबर लो और फिर प्रूव कर दो कि हर एक A1, A2, En जो हमने लिया वो सारे के सारे 0। तो देखते हैं जरा आते हैं कि 0 के नहीं आते हैं। तो दिस इंप्लाई E1 की वैल्यू रख दी, इट इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट। E2 की वैल्यू रख दी, प्लस सोन प्लस En की वैल्यू रख दी इक्वल टू 0। उसके बाद ये A1, A2, सोन En जो हैं वो हर एक रिस्पेक्टिव टुपल को मल्टीप्लाई कर जाएंगे, A1 इंटू 1, A1 इंटू 0, A1 इंटू 0, A1 इंटू 0 एंड सोन, ये आ गया। उसी तरीके से A2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया एंड सोन इसको En से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और इक्वल टू 0, क्योंकि इस साइड n टुपल टाइप का एलिमेंट है तो राइट साइड में, क्योंकि लेफ्ट साइड में n टुपल है तो राइट साइड में n टुपल होगा। तो दिस 0 इज इक्वल टू 0, 0, so on, 0, को फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप इन टुपल्स को जमा कर दो, क्या होगा, x टुपल x में जमा होगा, बाई टुपल बाई में जमा होगा, z टुपल z में जमा होगा। जब आप जमा करेंगे तो A1 में क्या जमा होगा, 0, 0, 0, so on 0। A2 में क्या होगा, A2 में फिर वो सेकंड टुपल जमा करेंगे, सेकंड टुपल क्या 0 प्लस A2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस सोन प्लस 0 एंड सोन। तो अल्टीमेटली दिस सम बिकम्स A1, A2, सोन, An। और राइट साइड में पहले दे रखा है 0, 0, 0, सोन 0। जब दोनों को कंपेयर किया तो फर्स्ट टुपल फर्स्ट के बराबर, सेकंड टुपल सेकंड के बराबर, थर्ड टुपल थर्ड के बराबर एंड सोन। तो सारे कांस्टेंट 0 हो गए। इफ ऑल कांस्टेंट्स आर 0 देन दीज वेक्टर्स या दिस सेट इज लीनियर इंडिपेंडेंट। उसका नोट फॉर्म में रिजल्ट लिखा है कि E1, E2, En जिसको अभी आपने प्रूव किया ये ऊपर लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है। अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है तो इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर की पावर है। याद कर लीजिए इसको,
इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड बेसिस फॉर आर की पावर एन। अब एन की वैल्यू अगर 2 ली तो उसमें स्टैंडर्ड बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, सिर्फ 2 होंगे, E1 तथा E2। अगर एन की वैल्यू 3 ली तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, E1 E2 E3। अगर जहाँ 4 ले ली तो इसके कितने एलिमेंट होंगे, E1 E2 E4। नेक्स्ट डेफिनेशन, एन आर मॉड्यूल कैपिटल M इज कॉल्ड फ्री मॉड्यूल। अब आई फ्री मॉड्यूल की बात। कोई भी मॉड्यूल फ्री मॉड्यूल कब कहलाएगा, जब उस मॉड्यूल के पास बेसिस सेट होगा। जिस भी मॉड्यूल के पास बेसिस सेट होगा वो बन जाएगा फ्री मॉड्यूल। इसका मतलब एक बात क्लियर होगी यहाँ पे कि हर एक मॉड्यूल जो वो फ्री मॉड्यूल नहीं होता है। तो मॉड्यूल फ्री तभी होगा जब उसके पास बेसिस सेट होगा। तो जिनके पास बेसिस सेट होगा वो बन जाएंगे आपके फ्री मॉड्यूल सिंपली। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, गिव एग्जाम्पल टू शो दैट एवरी मॉड्यूल नीड नॉट बी अ फ्री मॉड्यूल। मैंने अभी बात की आपसे, ये बोलता है कि आप एक ऐसा एग्जाम्पल देने की कोशिश करो जिससे हम ये बताएं कि हर एक मॉड्यूल जो है वो जरूरी नहीं है फ्री मॉड्यूल हो। तो कोई भी मॉड्यूल फ्री तभी होगा जब उसके पास बेसिस सेट होगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर एक मॉड्यूल फ्री मॉड्यूल हो जाए। ठीक है, तो नाउ वी विल गिव एन एग्जांपल विच स्टेट्स कि हर एक मॉड्यूल जो है वो फ्री मॉड्यूल नहीं होगा। और ये एग्जांपल आपको करना है याद। और याद करने से पहले ये एग्जांपल ले रहे हैं हम साइक्लिक ग्रुप से। पहले तो आपको थोड़ा सा साइक्लिक ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज साइक्लिक ग्रुप। तो पहले साइक्लिक ग्रुप की बात कर लेते हैं। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, देखिए ज़रा। साइक्लिक ग्रुप होता है एक ऐसा ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप आपका एक ऐसा ग्रुप होता है जिसको उसी का कोई एलिमेंट बोलता है कि ये जी साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा इफ देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी। देयर एग्जिस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब इस जी का कोई एलिमेंट होगा, हर एक नहीं होगा। देयर एग्जिस्ट का मतलब कोई एलिमेंट होगा इस जी का, such that each element of G can be written as an integral power of A। मतलब बोलने का इसका कि ये G साइक्लिक कहलाएगा अगर इस G के अंदर आपको कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो इस G के प्रत्येक एलिमेंट को जनरेट कर जाए। मतलब उस G के प्रत्येक एलिमेंट को ऐसे लिख सकें। मतलब अगर जैसे मान लीजिए B जो है वो G के हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो B मस्ट बी ऑफ द फॉर्म A रेज टू पावर n वेयर n इज एनी इंटीजर। फिर रिपीट कर रहा हूं, इस G को हम साइक्लिक ग्रुप तब बोलेंगे जब इस G को इसी का कोई एलिमेंट जो है वो जनरेट कर जाए। और उस जनरेटर को, अगर A इस G का जनरेटर है तो उसको हम लिखते हैं ऐसे C ब्रैकेट में। तो इस G को लिखेंगे हम ऐसे। इसका मतलब दिस G इज जनरेटेड बाई ए, ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे। दो नोटेशन होती हैं इसके लिए। ये भी आप ग्रेजुएशन लेवल में देख चुके होंगे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। और इसके लिए साइक्लिक ग्रुप के बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास ये 1 -1 अयोटा स्क्वायर। देखा अभी थोड़ी देर पहले देखा आपने, सॉरी अयोटा स्क्वायर नहीं, 1 -1 अयोटा एंड माइनस अयोटा। ये ग्रुप जो है वो साइक्लिक ग्रुप होता है। 1 ओमेगा स्क्वायर, ये भी अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन साइक्लिक ग्रुप होता है। ये 1 ओमेगा स्क्वायर, ये भी अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन साइक्लिक ग्रुप होता है। और जेड कॉमा प्लस सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, ये होता है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ये है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन सेट ऑफ इंटीजर्स होता है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। और इस जेड को, इस इंटीजर को, इस सेट इंटीजर को कौन जनरेट करता है, सिर्फ और सिर्फ 1 जनरेट करता है। ओनली दिस 1 जनरेट्स एवरी मेंबर ऑफ दिस सेट अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। ठीक है, तो सिंपली कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी सेट को उसी का कोई एलिमेंट जनरेट कर जाए तो उसको बोलते हैं हम साइक्लिक ग्रुप। ठीक है जी, तो इसका मैं थोड़ा सा आपको बेरा बताता हूँ कि हाउ एलिमेंट जनरेट साइक्लिक ग्रुप। जैसे मैंने देखो अभी बात की, मैंने क्या बात की, 1 -1 अयोटा एंड माइनस अयोटा, ये साइक्लिक ग्रुप होता है। मैंने क्या बोला अभी, अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो इस ग्रुप को इसी का कोई एलिमेंट इन तमाम एलिमेंट को जनरेट कर जाएगा। कैसे लिख सकते हैं, देखो जरा, मैं अयोटा ले रहा हूँ यहाँ से। अयोटा को वी कैन राइट एज अयोटा स्क्वायर, अयोटा की पावर 3, अयोटा की पावर 4, यू कैन राइट। देखो जरा, चेक करो जरा इसको, ये दोनों सेट बराबर हैं। अयोटा ये नजर आ रहा है, अयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये नजर आ रहा है। अयोटा की पावर 3 माइनस अयोटा होता है, ये नजर आ रहा है। अयोटा की पावर 4 1 होता है। तो आपने क्या देखा, इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट को अयोटा जनरेट कर गया। मतलब इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट को हमने
आयोटा की पावर में लिख दिया। यही मैंने अपने अभी आपको डेफिनेशन बताई, अभी मैंने यही डेफिनेशन बताई कि ये ई अगर जी को जनरेट कर रहा है तो इस जी का प्रत्येक एलिमेंट जो है जिसको हम बी लिख रहे हैं, इट इज़ ऑलवेज ऑफ द फॉर्म ए रेज टू पावर एन। इस जी का प्रत्येक एलिमेंट, इस जी का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो ए की पावर एन टाइप का होगा, ए की पावर एन टाइप का होगा। तो इस तरह की जो प्रोडक्शन होती है इसको बोलते हैं हम साइक्लिक ग्रुप। अब मज़ेदार चीज़ें देखना है यहाँ पे, यहाँ क्या क्या है। नंबर 1, बड़े इंपॉर्टेंट बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट हैं ये। नंबर 1, चाहे ग्रुप आपका फाइनाइट है चाहे इनफाइनाइट है, आपको चेक करना है कि साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं है। आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना, उस सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना जिसका ऑर्डर खुद ग्रुप का ऑर्डर बन जाए। अगर आपको इस सेट के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट मिल जाए, चाहे वो सेट इनफाइनाइट है चाहे वो फाइनाइट है, उसके अंदर आपको कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए, तो वो ग्रुप हमेशा साइक्लिक ग्रुप होता है। ठीक है जी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, चाहे ग्रुप आपका फाइनाइट है चाहे इनफाइनाइट है, अगर आपको कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जिसका ऑर्डर खुद ग्रुप का ऑर्डर बन जाए, तो वो एलिमेंट उसका बन जाएगा जनरेटर और वो ग्रुप बन जाएगा साइक्लिक ग्रुप। तो ये बड़ी सबसे बड़ी खासियत है इसकी कि अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए तो वो ग्रुप बन जाता है साइक्लिक, चाहे वो फाइनाइट है चाहे वो इनफाइनाइट है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो एबेलियन ग्रुप होते हैं, जो साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो हमेशा एबेलियन होते हैं। जो साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो हमेशा एबेलियन होते हैं। याद कर लेना, ये थ्योरम है, बीएससी में आपने पढ़ी होगी, याद की होगी, देखी होगी। जो साइक्लिक ग्रुप हैं वो हमेशा एबेलियन होते हैं, पर जो एबेलियन है वो जरूरी नहीं है साइक्लिक को। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबेलियन, बट एबेलियन मे और मे नॉट बी साइक्लिक। ध्यान रखना इस चीज़ का। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर आप सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन लेके चलें, तो ये ग्रुप जो होता है, ये ग्रुप होता है, ये क्यू ग्रुप होता है, रादर दिस इज साइक्लिक ग्रुप, दिस इज एबेलियन ग्रुप। ये हम देख चुके हैं, रिंग थ्योरी में हमने देखा था कि सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है, सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, ये एबेलियन ग्रुप तो होता है, ये एबेलियन ग्रुप तो होता है, पर ये साइक्लिक नहीं बनता है। साइक्लिक मीन्स हमें क्यू में ऐसा कोई एलिमेंट नजर ही नहीं आता जो इस क्यू के प्रत्येक एलिमेंट को जनरेट कर जाए। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर अ ग्रुप विच इज एबेलियन बट नॉट साइक्लिक। लेकिन जो साइक्लिक होता है वो हमेशा एबेलियन होता है, इसका ध्यान रखना आपने। तो ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस के शेप में। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 39, गिव एन एग्जांपल टू शो दैट एवरी मॉड्यूल नीड नॉट बी अ फ्री मॉड्यूल। मतलब कोई भी मॉड्यूल जरूरी नहीं है फ्री मॉड्यूल हो, मतलब हर एक मॉड्यूल जरूरी नहीं है फ्री हो। कोई भी मॉड्यूल फ्री कब होगा, जब उसके पास बेसिस सेट होगा। अब देखिए जरा ध्यान से देखते जाना। कंसिडर अ साइक्लिक ग्रुप जी, तो आपको याद करना है कि मॉड्यूल के केस में हमने क्या किया, एक साइक्लिक ग्रुप उठाया जो कि मॉड्यूल तो होता है पर वो फ्री मॉड्यूल नहीं होता है, मतलब इसके पास बेसिस सेट होता ही नहीं है। ठीक है, कंसिडर अ साइक्लिक ग्रुप कैपिटल जी ऑफ फाइनाइट ऑर्डर का ले लिया हमने, से स्मॉल एन, ऑर्डर ले लिया एन, ऑर्डर एन ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ, इस जी के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो एन है, एक बात। दूसरी बात, इस साइक्लिक ग्रुप को जो भी एलिमेंट जनरेट कर रहा है उसका ऑर्डर भी एन ही होगा। क्लियर होगी बात ये, क्योंकि हम अभी थोड़ी देर पहले बोल चुके हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर किसी ग्रुप के बराबर हो जाए तो वो एलिमेंट उस सेट को जनरेट कर जाता है और उस सेट को हम बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, एक साइक्लिक ग्रुप लिया जी ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एन, सो दैट इस तरीके से लिया कि ये जी जो है वो जेड मॉड्यूल बन जाए, और जेड मॉड्यूल बन जाए ये हम ऑलरेडी पीछे प्रूव कर चुके हैं। कोई भी एबेलियन ग्रुप जो है, हर एक साइक्लिक ग्रुप एबेलियन होता है, और जो भी एबेलियन ग्रुप होता है उसको हम जेड मॉड्यूल बना सकते हैं। दिस इज प्रूव्ड इन क्वेश्चन नंबर 8। सो दैट्स वाई वी आर सेइंग हियर, क्योंकि जी इज ए साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर एन है, एंड एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबेलियन ग्रुप। और क्वेश्चन नंबर 8 में हम प्रूव कर चुके हैं कि जो भी एबेलियन ग्रुप होता है उसको हम जेड मॉड्यूल बना सकते हैं। जेड मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इसका मतलब ये साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर एन है ये जेड मॉड्यूल होता है। अब हमने प्रूव करना है कि ये साइक्लिक ग्रुप मॉड्यूल तो है पर ये फ्री मॉड्यूल नहीं है। फ्री मॉड्यूल नहीं है मतलब इसके पास बेसिस सेट
नहीं है। देखते हैं ज़रा। तो लेट जी इज इक्वल टू जनरेटेड बाई ए, जनरेटेड बाई ए हमने अभी बोला कि जी साइक्लिक ग्रुप है, इसको ए, अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो इसको इसी का कोई एलिमेंट जनरेट करेगा, तो ले लिया हमने ए, दिस ए जनरेट्स दिस जी। तो लिखने का तरीका है ये, ठीक है, फॉर सम ए बिलोंग्स टू जी, ये कोई एलिमेंट होगा सेट का। हमने मान लिया लेट जी हैज़ अ बेसिस सेट कैपिटल बी, हम उल्टा लेके चल पड़े कि इस जी के पास बेसिस सेट है। देखते हैं क्या होता है। अगर बेसिस सेट है तो फ्री मॉड्यूल हो जाएगा, और अगर बेसिस सेट है तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए। देखते हैं। सिंस जी इज इक्वल टू ए जनरेटेड बाई ए, दिस जी इज जनरेटेड बाई ए, और जनरेटेड बाई ए में एलिमेंट कैसे होते हैं, इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, जेड के मल्टीपल। अब ये तो चीज़ें हम कर चुके हैं, बार बार देख चुके हैं बच्चे कि किसी भी सेट का अगर कोई एलिमेंट जनरेट करा तो उसमें कैसे एलिमेंट होंगे, ए इंटू रिंग के एलिमेंट। तो अगर ए इसको जनरेट करा तो उसमें कैसे एलिमेंट होंगे, एम इंटू ए टाइप के। तो हमने क्या किया, इस जेड में ये एक इंटीजर ऐसा उठाया, इस तरीके से उठाया कि एम ए जो है वो इस बेसिस सेट में चला जाए। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जो बेसिस सेट होता है इट इज़ ऑलवेज सबसेट ऑफ मॉड्यूल सेट। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर ये एम इस तरीके से उठाया कि ये एम ए कहाँ चला जाए, बेसिस सेट में चला जाए। अब देखो, अगर ये एम ए बेसिस सेट का एलिमेंट होगा तो बेसिस सेट की डेफिनेशन क्या होती है, इस एलिमेंट को हमेशा हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो एम ए अगर बेसिस सेट का एलिमेंट है तो उसको मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, क्योंकि एक ही एलिमेंट तो एक ही कांस्टेंट दिया, एन इंटू एम ए इज इक्वल टू 0, एन इंटू एम ए इज इक्वल टू 0। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू एलिमेंट इक्वल टू 0, इसका आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। अब ये तो 0 होगा नहीं, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो इसका या तो एम 0 होगा या ए 0 होगा। एम फिर 0 नहीं होगा, क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं कि नॉन जीरो एलिमेंट है, और ए इसको जनरेट करा तो उसका ये एलिमेंट 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एन 0 हो गया, स्मॉल एन 0 हो गया। स्मॉल एन है, ध्यान रखना ये, दिस इज नॉट कैपिटल एन, दिस इज स्मॉल एन, ठीक है जी। स्मॉल एन इंटू एम ए इज इक्वल टू 0 गिव्स एन इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से ये क्लियर कर दिया हमने कि एन 0 हो गया। बट जी इज फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, अभी हमने बोला ऊपर कि जी हमने एक फाइनाइट ग्रुप लिया जिसका ऑर्डर एन है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ऑर्डर एन है तो एन 0 हो रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर ग्रुप फाइनाइट है तो उसका ऑर्डर हमेशा कुछ ना कुछ होगा। और हम पिछले डेफिनेशन में बोल चुके हैं कि अगर ऑर्डर 0 हो जाए तो उसका मतलब है कि दैट ग्रुप इज आइदर इनफाइनाइट और ऑर्डर ऑफ दैट ग्रुप डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन हम बोल रहे हैं कि इस ग्रुप का ऑर्डर जो है वो फाइनाइट है, विच इज इक्वल टू एन, लेकिन यहाँ पर एन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एन 0 होने का मतलब ये हो गया कि दिस ग्रुप इज इनफाइनाइट ग्रुप, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हम बेसिस सेट लेके चले थे ये गलत है, मीन्स जी जो है वो फ्री जेड मॉड्यूल नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, एंड क्वेश्चन नंबर 40 इज इट सेल्फ कन्वर्स ऑफ दिस 39, कि अगर आपने बताना है कि हर एक मॉड्यूल जो है वो फ्री मॉड्यूल है तो उस केस में सेट आपका इनफाइनाइट होना चाहिए, सेट जो है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है जी। अगर सेट इनफाइनाइट है तो वो फ्री मॉड्यूल बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 इज इन द शेप ऑफ कन्वर्स ऑफ दिस 39, शो दैट साइक्लिक ग्रुप इज फ्री जेड मॉड्यूल, बोलता है कि साइक्लिक ग्रुप जो है वो फ्री जेड मॉड्यूल बनेगा इफ एंड ओनली इफ इट्स ऑर्डर इज इनफाइनाइट। अगर साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट हो जाए तो वो फ्री मॉड्यूल बन जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अगर ऑर्डर फाइनाइट है तो वो साइक्लिक ग्रुप जो है वो फ्री मॉड्यूल नहीं बनेगा, लेकिन अगर ऑर्डर इनफाइनाइट है तो वो फ्री मॉड्यूल बन जाएगा। कैसे बनेगा देखते हैं जरा। लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ले लिया, दिस इम्प्लाई इट इज़ एन एडिटिव एबिलियन ग्रुप। ये अभी मैंने बोला ये थ्योरम है हमारे पास कि जो साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो हमेशा एडिटिव एबिलियन ग्रुप होते हैं, और जो एडिटिव एबिलियन ग्रुप है उसको हम जेड मॉड्यूल बना सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड एज अ क्वेश्चन नंबर 8 एज अ इन द शेप ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो यहाँ से एक तो क्लियर हो गया कि साइक्लिक ग्रुप एबिलियन ग्रुप है और साइक्लिक ग्रुप आपका जेड मॉड्यूल बन गया। हमने मान लिया कि ये कैपिटल जी, ये जो साइक्लिक ग्रुप है ये फ्री जेड मॉड्यूल है। अगर ये फ्री जेड मॉड्यूल है तो रह गया क्या प्रूव करने को, अब हमने प्रूव करना है इसका ऑर्डर जो है वो इनफाइनाइट है। देखते हैं जरा, हमने प्रूव करना है इसका ऑर्डर जो है वो इनफाइनाइट है। देखते हैं जरा, टू प्रूव इट इज ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, सिंस जी इज अ फ्री जेड मॉड्यूल दे रखा है, इसका मतलब अगर फ्री जेड मॉड्यूल है तो इसके पास बेसिस होगी, तो ले ली बी इसकी बेसिस जी की। बेसिस में आपने एक एलिमेंट उठाया, इस तरीके उठाया कि दिस एलिमेंट इज नॉन जीरो, ठीक है। इस बेसिस में एलिमेंट इस तरीके से उठाया कि दिस एलिमेंट इज नॉन जीरो। देयरफॉर व्हेनेवर, क्योंकि अब एक्स बी का एलिमेंट है, अगर एक्स बी का एलिमेंट है तो ऑटोमेटिकली इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर होगा। तो देयरफॉर व्हेनेवर एन एक्स इक्वल टू 0 एन बिलोंग्स टू जेड इंप्लाइज एन इक्वल टू 0।
मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बी बेसिस सेट है तो इसका एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा जो कि 0 के बराबर होगा। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर है तो हर एक ये कांस्टेंट 0 के बराबर होगा, तो n इज इक्वल टू 0। इसका मतलब फिर वही सेम चीज़ होगी। अगर n 0 हो गया तो इसका मतलब इस x का ऑर्डर जो है वो इनफाइनाइट हो गया। तो अल्टीमेटली क्या देखा आपने, इस बेसिस सेट में आपने एलिमेंट उठाया, उसका ऑर्डर हो गया इनफाइनाइट। फिर इस बेसिस सेट में एक और एलिमेंट उठाओ, सेम प्रोसीजर अप्लाई करो, उसका ऑर्डर भी इनफाइनाइट। तीसरा उठाया, उसका ऑर्डर भी इनफाइनाइट। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि इस सेट के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो इनफाइनाइट हो गया। ध्यान रखिएगा, बी के एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट हुआ है, हमने जी के एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट प्रूव करना है। तो इसका एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ बी इज ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। अभी बी के एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट हुआ है, ठीक है। नाउ बी जनरेट्स कैपिटल जी, वाई? बिकॉज बी इज बेसिस सेट ऑफ जी, और बेसिस सेट क्या होता है, बेसिस सेट के एलिमेंट जो है वो अपने पेरेंटल सेट के एलिमेंट को जनरेट करते हैं, मतलब इस जी का एलिमेंट बी को जनरेट करेगा। जनरेट करने का मतलब कि जी के किसी भी एलिमेंट को बी के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो ले लिया, दिस इंप्लाई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल बी से एक्स आई आर द मेंबर्स ऑफ कैपिटल बी। तो x1 x2 सोन x के ले लिया हमने बेसिस सेट के एलिमेंट। क्योंकि बी जी की बेसिस है तो इसका जी का हर एक एलिमेंट बी को जनरेट करेगा, मींस जी के हर एक एलिमेंट को हम बी के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। जनरेशन की डेफिनेशन इसको यहीं छोड़िए। नाउ अब हमने ले लिया ये जो जी का एलिमेंट लिया, मान लीजिए इसका ऑर्डर फाइनाइट है, मान लीजिए इस जी के एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो फाइनाइट है। अगर जी के एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है, मान लीजिए स्मॉल एम है, ले लिया हमने। अगर ऑर्डर फाइनाइट है और एक ऑर्डर m है तो ऑर्डर की डेफिनेशन क्या बोलती है, इफ ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू m देन m इंटू a इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बिकॉज वी हैव चोजन एडिटिव मॉड्यूल। ध्यान रखना, एडिटिव लिया हमने ये जो साइक्लिक ग्रुप लिया है, ये जो एबलिन ग्रुप लिया है, दिया है पीछे देखो जरा, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है तो एडिटिव एबलिन ग्रुप होता है। और अगर ऑपरेशन एडिशन का है, तो उस केस में ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे करते हैं ना, ये मैं अभी थोड़ी देर पहले बातें कर चुका हूँ। अगर आपका ऑपरेशन एडिशन का है तो उसका मतलब हुआ कि इस ए को मैं कम से कम कितनी बार जमा करूँ ताकि 0 आए। अगर ऑपरेशन गुणा का होता तो इस ए को मैं कम से कम कितनी बार गुणा करूँ, ए रेज़ टू पावर n, ताकि वो 1 आए। तो क्योंकि यहाँ एडिशन की बात हो रही है तो वी आर टेकिंग बिकॉज m इज ऑर्डर ऑफ ए, सो दैट्स वाई m इंटू ए इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू रख दी, ठीक है जी, ए की वैल्यू रख दी। ए की वैल्यू रखने के बाद उसके बाद m अंदर मल्टीप्लाई हो गया सबके साथ, तो m इंटू ए1 एसोसिएटिविटी अप्लाई कर दी साथ साथ में, m इंटू ए1 x1 प्लस m इंटू ए2 x2 प्लस 1 प्लस m इंटू ए के x के इक्वल 0। लेकिन x1 x2 x के किसके एलिमेंट है, बेसिस सेट के एलिमेंट है। अगर बेसिस सेट के एलिमेंट है तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे तो लीनियर इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या बोलती है, इनके साथ जो भी कांस्टेंट अटैच होगा दे ऑल आर इक्वल टू 0 बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट। अब फिर दोबारा से, अगर ma1 0 होगा तो इसका मतलब या तो m 0 होगा या a1 0 होगा, ऑन द सेम लाइन, या m 0 होगा या a2 0 होगा या m 0 होगा या a3 0 होगा, क्योंकि दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब आइदर m इज इक्वल टू 0 और ai इज इक्वल टू 0। लेकिन ai नेवर बी इक्वल टू 0, वाई? बिकॉज ai आर कमिंग फ्रॉम z और वी आर यूजिंग ai फॉर दिस लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ai नॉन जीरो, ai नॉन जीरो हो गया, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, m 0 हो गया। अगर m 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर फिर आपका इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि m क्या है, m तो a का ऑर्डर है विच इज फाइनाइट, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, m 0 हो रहा है। m 0 होने का मतलब क्या हो गया कि द ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, या ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट इज इनफाइनाइट। इसका ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट। ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट मीन्स अगर एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा तो ऑटोमेटिकली ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि एलिमेंट का ऑर्डर कभी भी ग्रुप के ऑर्डर को एक्सीड नहीं करता है। अगर एक एलिमेंट का ऑर्डर ही इनफाइनाइट तो उसका ग्रुप का ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा, ठीक है जी। ओके, अब कन्वर्स, लेट कैपिटल जी बी ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर एंड इज साइक्लिक। उल्टा ले लिया। अब हमने मान लिया कि जी इनफाइनाइट ऑर्डर का है और साइक्लिक के साथ में प्रूव क्या करना है, जी इज फ्री सेड मॉड्यूल। तो जी को फ्री सेड मॉड्यूल प्रूव करना, तो देखते हैं जरा। ले लिया हमने लेट, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप दे रखा है तो उसको कोई एलिमेंट जनरेट करेगा, इसी का कोई एलिमेंट जनरेट करेगा। नाउ वी विल प्रूव दैट दिस ग्रुप, मतलब ये जो सेट जनरेटेड बाई ए है ये जी के लिए बेसिस सेट का एलिमेंट है, मतलब ये जी के लिए बेसिस सेट का काम कर रहा है। ध्यान रखना, ये जो है वो जी के लिए बेसिस सेट है। तो देखते हैं जरा, सिंस ऑर्डर ऑफ जी इज इनफाइनाइट एंड जी इज इक्वल टू जनरेटेड बाई ए, इसका मतलब
ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट, ये साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन, क्योंकि जी का ऑर्डर इनफाइनाइट है। और अभी थोड़ी देर मैंने पहले बोला कि अगर जी साइक्लिक ग्रुप है, अगर जी साइक्लिक ग्रुप है तो इस जी को वही एलिमेंट जनरेट करेगा जिसका ऑर्डर जी के ऑर्डर के बराबर होगा। क्योंकि जी का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो उसका इस ए का ऑर्डर भी हर सूरत इनफाइनाइट होगा, क्यों? क्योंकि जी साइक्लिक है। ठीक है, अगर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो इसका मतलब आपको ऐसा कोई एन मिलेगा ही नहीं जिसके तहत एन ए जीरो होगा। अगर होगा तो उसका उस एन को हर सूरत जीरो होना पड़ेगा। आप बोलते हैं ऐसा कोई एन मिलेगा नहीं जिसके तहत एन इंटू ए जीरो होगा, इसका मतलब अगर मिल रहा है तो दिस एन मस्ट बी इक्वल टू जीरो, मतलब दिस एन डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी एग्जिस्टेंस ही कोई नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर एन जीरो हो गया तो इसका मतलब ये सेट हमारा, अब देखो एन इंटू ए इक्वल टू जीरो, ए क्या है इस सेट का एलिमेंट, और इस ए का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के बराबर जिसके तहत एन जीरो हो गया तो इसका मतलब ये एलिमेंट क्या होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया। अगर ये एलिमेंट लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया, आई थिंक इट इज प्रूव्ड, यही हमने प्रूव करना था कि ये इसके लिए बेसिस सेट का काम करके। हाँ, लीनियर इंडिपेंडेंट एक प्रॉपर्टी हुई अभी कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया। अब हमने प्रूव करना है कि ये सेट का एलिमेंट जी को जनरेट कर रहा है। तो आल्सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एक्स इक्वल टू के इंटू ए, अगर हम एक्स कोई भी जी में उठाएं तो इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, के इंटू ए टाइप के होंगे, फिर के इज कमिंग फ्रॉम जेड। तो इसका जी में कोई भी आप एलिमेंट उठाएं एक्स, तो दिस एक्स इज ऑलवेज ऑफ इक्वल टू ऑफ टाइप के ए। तो उसका मतलब क्या हो, ये ए इस जी के एलिमेंट को जनरेट कर गया, जनरेट कर गया तो उसका मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया, तो उसका मतलब बेसिस सेट बन गया। और अगर ये बेसिस सेट बन गया तो उसका मतलब जी हमारा जेड मॉड्यूल बन गया, सिंपल। उसके क्वेश्चन नंबर 41, अगेन इंपॉर्टेंट वन, लेट स्मॉल एक्स आई, अभी फैमिली ली मैंने एलिमेंट्स की, आई बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा बी बेसिस ऑफ फ्री आर मॉड्यूल कैपिटल एम, बेसिस सेट है, ध्यान रखना है, आर्बिट्रेरी बेसिस सेट रहा। तो हमने प्रूव करना है कि दिस एम इज इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ समेशन आर एक्स आई। पहले तो आपने प्रूव करना है कि ये कैपिटल एम कैपिटल आर एक्स इन आर इंटू एक्स आई का डायरेक्ट सम है। अब डायरेक्ट सम की प्रॉपर्टी क्या है, नंबर एक, एम के किसी भी एलिमेंट को इनके सम में लिख सकते हैं। नंबर दो, अगर ये सम जीरो के बराबर लें, अगर इस सम को जीरो के बराबर लें तो इस सम का हर एक एलिमेंट जो है वो जीरो होगा, या इन आर एक्स आई के इंटरसेक्शन है तो कॉमन क्या आएगा, जीरो स्पेस आएगा। तो दो तरीके हैं प्रूव करने के यहाँ पे, या तो सम जीरो के बराबर ले लो और प्रूव कर दो कि हर एक एलिमेंट जीरो के बराबर है, या फिर इन तमाम आर एक्स आई के इंटरसेक्शन ले लो, वो जीरो स्पेस आनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फिर प्रूव करना है कि ये डायरेक्ट सम जो है दिस इज आइसोमॉर्फिक टू दिस सम। अल्टीमेटली वी वांट टू प्रूव दिस आर एक्स आई इज आइसोमॉर्फिक टू आर आई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम आर एक्स आई और आर आई के बीच में एक मैप डिफाइन करेंगे, और मैप डिफाइन करने के बाद प्रूव करेंगे कि वो मैप होमोमॉर्फिज्म है, वो मैप 1 1 है, वो मैप ऑन टू है। यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम नहीं लगेगी, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी डिनोमिनेटर नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप मैप डिफाइन करेंगे, और डायरेक्ट मैप डिफाइन करने के बाद हम तीन प्रॉपर्टीज प्रूव करते हैं। नंबर एक 1 1, नंबर 2 ऑन टू, नंबर 3 होमोमॉर्फिज्म, विच आर वेरी सिंपल वन। तो बारी बारी से देखते हैं इसको जरा, कोमा डाल के आर आई आर कमिंग फ्रॉम कैपिटल आर। सो चलते हैं बारी बारी से। लेट, पहले तो ये प्रूव करते हैं कि डायरेक्ट सम है। लेट कैपिटल एम बी या फ्री आर मॉड्यूल दे रखा है आपको। लेट कैपिटल बी इज इक्वल टू एक्स आई सच दैट आई बिलोंग्स टू लैम्डा बी बेसिस ऑफ कैपिटल एम, ले लिया बेसिस। तो पहले तो चेक करना कि ये एम अगर इस डायरेक्ट सम के बराबर है तो ये सम हमेशा यूनिक होता है, ये पता होना चाहिए आपको। डायरेक्ट सम की डेफिनेशन है कि पहले तो एम के एलिमेंट को इनके सम में लिखा जाना चाहिए, और लिखा जाना चाहिए तो ये सम भी यूनिक होना चाहिए। फिर उसके आप प्रूव करेंगे कि अगर ये सम जीरो के बराबर है तो उसका हर एक मेंबर जीरो के बराबर है। तो हमने क्या किया, इफ पॉसिबल लेट स्मॉल एम बिलोंग्स टू कैपिटल एम सच दैट, हमने मान लिया कि इसका सम यूनिकनेस प्रूव करने का तरीका हम क्या मान के चलते हैं, यूनिकनेस के लिए क्या प्रूव करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये सम जो है वो यूनिक नहीं है, मीन्स दिस एम कैन बी रिटन एज आई वेरीज फ्रॉम 1 to n आर आई एक्स आई, एंड आल्सो दिस एम इक्वल टू आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एस आई एक्स आई। हमने दो डिफरेंट सम ले लिए। तो अल्टीमेटली बिकॉज बोथ आर इक्वल टू एम, सो बोथ सम्स आर इक्वल। इफ बोथ सम्स आर इक्वल तो उसको उठा के से लेके आगे, क्योंकि दोनों की वेरिएशन सेम है, तो इट बिकम्स समेशन आर आई माइनस एस आई इंटू एक्स आई इक्वल 0। और फिर वही सेम चीज़, अगर सम जीरो के बराबर है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एवरी टर्म इज पॉजिटिव, अगर सम जीरो के बराबर है तो उसकी हर एक टर्म जो जीरो के बराबर होगी। अगर हर एक टर्म जीरो के बराबर होगी तो उसका आर आई माइनस एस आई इक्वल 0 होगा, क्योंकि एक्स आई तो जीरो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक्स आई आर द मेंबर्स ऑफ बेसिस सेट, और बेसिस सेट में एलिमेंट होते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट, और किसी भी सेट में अगर जीरो घुस जाए तो वो सेट हो जाता है लीनियर डिपेंडेंट। सो दैट्स वाई दिस एक्स आई इज ऑलवेज नॉन जीरो। तो इसका मतलब बचा के आर आई माइनस एस आई इक्वल 0,
इसका आर आई इक्वल टू एस आई। तो अल्टीमेटली वी प्रूव्ड दिस सम इज यूनिक। अब हम लेके चलेंगे ये सम 0 के बराबर और प्रूव करेंगे हर एक आर आई 0 के बराबर है। सेकंड प्रॉपर्टी डायरेक्ट सम की तो लेके चले। दिस इम्प्लाई एवरी एम कैन बी रिटन यूनिकली रिटन एज एम इक्वल टू समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n आर आई एक्स आई। अब हमारा अगला टारगेट है प्रूव करना कि अगर ये सम 0 के बराबर है तो उसकी हर एक टर्म जो 0 के बराबर है। टू प्रूव ईच आर आई एक्स आई इक्वल टू 0 वी विल प्रूव ईच आर आई इक्वल टू 0। तो बाई डेफिनेशन ऑफ बेसिस सेट, क्योंकि हर एक एक्स आई इज मेंबर ऑफ बेसिस सेट एंड दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0। और बेसिस सेट की डेफिनेशन बोलती है कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट होता है। अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट है तो हर एक कांस्टेंट 0 के बराबर होता है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ बेसिस सेट दिस आर आई बिकम्स 0 मीन्स ईच आर आई इक्वल टू 0। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी होगी डायरेक्ट सम की, इसका मतलब कैपिटल एम इज इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ समेशन आर एक्स आई। अब क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है दिस आर एक्स आई इज आइसोमॉर्फिक टू कैपिटल आर। तो हमने क्या किया, इस आर एक्स आई और आर के बीच में एक मैप डिफाइन किया। एफ के साथ जो एलिमेंट एसोसिएट होगा वो कैपिटल आर का होगा, आ गया। बाहर जो निकलेगा वो आर एक्स आई का होगा। तो आर एक्स आई में कैसे एलिमेंट होंगे? स्मॉल आर इंटू एक्स आई। नो इट इज़ वेरी सिंपल। तो ये डिफाइनिंग ले लिया। अभी इस डिफाइनिंग के तहत वी विल प्रूव दिस एफ इज होमोमॉर्फिज्म। आई थिंक यू कैन इजीली प्रूव। तो ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज आ गई। तो एफ इज़ 1 1, कोई दिक्कत नहीं। सेम मैपिंग लेके चल पड़ो, सेम इमेजेस लेके चल पड़ो और प्रूव कर दो ए और बी का कैरेक्टर सेम है। ये भी हो गया सिंपल, ठीक है जी। एफ इज़ ऑन टू, तो ऑन टू की डेफिनेशन भी वेरी मच क्लियर। आपने डिफाइनिंग क्या दी है? आपने डिफाइनिंग दी है एफ ऑफ आर इज इक्वल टू आर एक्स आई। तो आप अगर आप ध्यान दें तो कैपिटल आर एक्स आई में जब भी आप एलिमेंट उठा रहे हैं तो उसमें आर ऑटोमेटिकली आ रहा है। जैसे आपने कोड में एलिमेंट उठाया आर एक्स आई, वही लिखा है यहाँ पे फॉर ऑल ए एक्स आई बिलोंग्स टू आर एक्स आई देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू आर। ये कोड में सेट है, ये डोमेन सेट है। जैसे ए एक्स आई कोड में ले रहे हैं, ए बाई डिफॉल्ट एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, और यही ऑन टू की डेफिनेशन है। सच दैट इस ए की इमेज अंडर एफ ए एक्स आई के बराबर है। तो एफ इज ऑन टू। तो वन वन भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, होमोमॉर्फिज्म भी हो गई। तो इसका मतलब आपका आर एक्स आई जो है आइसोमॉर्फिक टू आर हो गया। तो इस आर एक्स आई को आर से रिप्लेस कर दो, यही हमने प्रूव करना था। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हेयर, जो पूछा गया कई बार पेपर में। उसके बाद हमारे पास ये दो होमवर्क हैं। होमवर्क नंबर 34 ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस थ्योरम जो अभी हमने की। फर्स्ट इज प्रूव दैट कैपिटल क्यू लेफ्ट साइड में जेड। इसका मतलब दिस इज लेफ्ट जेड मॉड्यूल। प्रूव दैट कैपिटल क्यू जेड इज नॉट अ फ्री मॉड्यूल। प्रूव करना कि ये फ्री मॉड्यूल नहीं है। और दूसरा होमवर्क है 36 लेट कैपिटल एम बी अ फ्री आर मॉड्यूल विद बेसिस E1 E2 सो ऑन EN। आपको एक फ्री मॉड्यूल दे रखा है जिसका बेसिस सेट ये है। तो आपने प्रूव करना है कि दिस एम इज आइसोमॉर्फिक टू आर की पावर एन। तो इट इज़ वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना। एम और आर की पावर एन के बीच में एक मैप डिफाइन करना है और डिफाइन करके यू विल चेक दिस इज 1 1, दिस इज ऑन टू एंड दिस इज होमोमॉर्फिज्म। सो दिस इज सिंपल वन। सो इसी को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।